ईडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों पर किया बखान। कहा, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कर रही है काम। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादों के मूल्य वर्धन पर दिया जोर। भारत से खाने के लिए तैयार उत्पादों का निर्यात 24% बढ़कर हुआ $394 मिलियन। तैयार उत्पादों के निर्यात वाली वस्तुओं में बिस्किट, भारतीय मिठाइयां, स्नैक्स और नाश्ते के अनाज हैं शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के खिलाफ कसी कमर। पीपीजी मॉडल होगा लागू। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग वैज्ञानिक अनुसंधान कर प्रदेश की गौशालाओं को बनाएंगे आत्मनिर्भर। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन किया, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। राष्ट्रपति ने आजादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को भी स्मरण किया। मैं आज संसद के समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के कृषि निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। हार्टिकल्चर और शहद उत्पादन भी किसानों के लिए आमदनी के नए स्रोतों और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुंच के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने से वर्ष 2020-21 में देश का शहद उत्पादन 1,25,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो कि 2014-15 की तुलना में करीब 55% ज़्यादा है। 2014-15 की तुलना में शहद की निर्यात मात्रा में भी 102% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान रेल चलाकर कोविड जैसे कठिन समय में भी किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद की है।
किसानों को उनकी फसल के अधिक दाम मिले, इसके लिए उनके उत्पादों का सही बाजार तक पहुंचना जरूरी होता है। इस दिशा में सरकार ने किसान रेल सेवा शुरू करते हुए किसानों के लिए खुशहाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है। कोरोना काल में भारतीय रेल ने सब्जियों, फलों तथा दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए 150 से अधिक मार्गों पर 1900 से ज़्यादा किसान रेल चलाई और करीब 6 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को बीमा का भी लाभ देकर किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में देश की सतत सफलता और बढ़ते सामर्थ्य का सबसे बड़ा श्रेय मैं देश के छोटे किसानों को देना चाहता हूं। देश के 80% किसान छोटे किसान ही हैं, जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना में नए बदलावों का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इन बदलावों के बाद से अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। खेतों के नजदीक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी मेरी सरकार अभूतपूर्व स्तर पर निवेश कर रही है। 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हजारों परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए 11,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम की शुरुआत भी की है। सरकार ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विशेष प्रयास भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए सभी सांसदों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। ये सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में एक विश्वास पैदा करता है। पीएम मोदी ने आशा व्यक्त की कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से चर्चा करेंगे। और अगली खबर पे नजर डालते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एबडा बास्केट के तहत उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के पूर्ण रूप से तैयार उपभोक्ता खाद्य उत्पादों जैसे रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और रेडी टू सर्व के निर्यात में पिछले 1 दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यात के लिए उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर जोर दिया गया है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि RTE श्रेणी के तहत खाद्य उत्पादों ने पिछले 1 दशक में 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि के दौरान एबडा निर्यात में RTE की हिस्सेदारी 2.1% से बढ़कर 5% हो गई है। तैयार उत्पादों के निर्यात ने 2011-12 से 2020-21 तक 10.4% का CAGR भी दर्ज किया है। और भारत ने 2020-21 में $2.14 अरब से अधिक मूल्य के पूर्ण रूप से तैयार खाद्य उत्पादों का निर्यात किया है। और इस तरह के खाद्य उत्पाद समय बचाने वाले और आसानी से भी उपलब्ध हो जाते हैं। हाल के ही वर्षों में RTE, RTC और RTS की श्रेणियों के तहत खाद्य पदार्थों की मांग कई गुना बढ़ गई है। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा बयान दिया है। रविवार को हरदा में उन्होंने अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश की खेती किसानी में बढ़ते पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग को रोकने के लिए सरकार शीघ्र ही PPG यानी पब्लिक प्राइवेट गौशाला मॉडल लागू करने जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग वैज्ञानिक अनुसंधान कर प्रदेश
की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पब्लिक प्राइवेट गौशाला मॉडल में सरकार भी शामिल रहेगी ताकि गौशालाएं ठीक से चलें, गोबर और गौमूत्र का ठीक से उपयोग हो जाए, साथ ही किसानों को सस्ता और अच्छी गुणवत्ता का खाद मिल सके। और भाजपा नेता मोहनलाल बडोली ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों के सच्चे हितैषी हैं। किसान आंदोलन के दौरान कुंडली सिंधु बॉर्डर पर मरने वाले किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि बतौर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। विधायक बडोली ने किसान आंदोलन में किसानों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंसान की कमी को तो पूरा किया जाना संभव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मृतक किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता भेंट करने के रूप में सराहनीय एवं अनुकरणीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री किसान हितैषी हैं। 8 गांवों के किसानों के परिजनों को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक भेंट किए गए। और मध्य प्रदेश भोपाल के बैरसिया गौशाला में गायों की मौत का मामला सामने आया है। जिला पंचायत के सीईओ विकास मिश्रा ने कहा कि यहां की प्रबंधक के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने गायों की देखभाल ठीक से नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस जांच कर रही है। लगभग 78 गायों की मृत्यु की आशंका है। उड़ीसा मयूरभंज में एक किसान ने अपने घर की छत को ही बना डाला खेत। हर कोई ताज़ी सब्जियां लेना पसंद करता है, लेकिन बढ़ते घर निर्माण से उड़ीसा में आपका खुद का किचन गार्डन बनाना एक सपना है। धरणी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने सब्जियों, फलों और फूलों के साथ अपनी छत पर एक अभिनव जैविक खेती उद्यान बनाया है। उन्होंने बारिबदा में घर के ऊपर बागवानी बनाने के लिए एक अनोखा मिसाल कायम की है। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले धरणी पिछले 12 वर्षों से अपनी छत पर एक किचन गार्डन बना रहे हैं। उनके छत के ऊपर के बागीचे में औषधियां, पौधों और जड़ी बूटियां, फूलों, पेड़ों और सब्जियों सहित लगभग 40 प्रकार के पौधे हैं। फलों से भरा 4 से 5 फीट लंबा नारियल का पेड़ भी है। आलू, प्याज, लहसुन, करेला, बैंगन, लौकी, टमाटर, मूली और हरा धनिया सभी उनके हरे हिस्से में पैदा होते हैं। उन्होंने छत पर आम, नींबू, पपीता और चीकू, सपोटा और बेर के पौधे लगाए हैं। उन्होंने छत पर एक सुंदर उद्यान विकसित किया जो उनके परिवार की सब्जियों की दैनिक आवश्यकता को लगभग पूरा करता है। ये देखिए, मैं 2010 से वो शुरू किया। पहले वो माटी का टब में काम करते थे, तो इसका बाद में क्या माटी टब का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए फाइबर सब टब बना दिया। और तो सब किस्म का गाछ लग रहा है मेरे पास। अभी बैगन है, बंधा गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, मैंने गोभी का वैरायटी सब है। इसके बाद में साग का वैरायटी सब है। मैंने आपको खुसला है, पलंग है और मेथी है। इसके बाद मूला, गाजर, बीट, बीन्स सब किस्म का होता है मैंने सीजन में। और अदर सीजन में जो होता है, बैगन होता है, मरीच होता है। और इसके बाद में साग बाग जो टाइम में होता है घर में यूज करते हैं। वो कोई गेस्ट आ जाने से वो लोग ले जाते हैं। बेचरी में हमारे पास में कोई नहीं है। और राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार खिल रही धूप की वजह से मौसम बेहतर बना हुआ है। दोपहर में लोग धूप का आनंद ले रहे हैं, तो सुबह शाम लुढ़के पारे की वजह से ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 302 दर्ज की गई, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। और हिमाचल की बात की जाए तो वहां के शिमला में भारी बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं लोगों को यातायात में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानी के अनुभव के कारण भारत में कृषि व्यवस्था और उसकी चुनौतियों को बखूबी समझते हैं। देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने में उनका अहम योगदान है। किसानों की आय बढ़ाने और रासायनिक खेती के खतरों से निजात पाने के लिए प्राकृतिक कृषि एक बेहतरीन उपाय है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है।
इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। पेश है प्राकृतिक खेती और इससे फायदे के संदर्भ में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से अहमदाबाद दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर उत्सव परमार की बातचीत के संपादित अंश का ये हिस्सा। सवाल है कि बहुत सारे किसान हैं, वो तो सालों से रासायनिक खेती कर रहे हैं। अब एकाएक इनको शिफ्ट होना वो केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग की ओर, तो सबसे पहले तो बताइए एक किसान है वो आयोजन क्या करे, आर्थिक तौर पे क्या आयोजन करे या अपने नेचुरल फार्मिंग के तौर पे क्या आयोजन करे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं भारत के सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि उनकी जितनी जितनी खेती बाड़ी है वो एकदम पूरे खेत में इसको ना अपनाएं। पहले 1/4 एक चौथाई हिस्सा इस प्राकृतिक खेती के लिए अपनाएं, शुरू करें, ताकि वो उस खेत में जब सफल होंगे तो फिर धीरे धीरे पूरे खेत में सफल होंगे। यदि वो 4 एकड़ का किसान है तो आधा एकड़ से शुरू कर ले उसमें। लेकिन मैं पुनः किसान बंधुओं से बार बार आग्रह करूंगा कि इसको आधा अधूरा ना करें। लोगों ने क्या बनाया है, केवल जीवामृत डाल दिया, ना घवन जीवामृत को ध्यान में लिया, न बीज बोने से पहले उसको संस्कारित किया, न वो आच्छादन की प्रक्रिया निभाते, न समय पर उसका घन जीवामृत के स्प्रे आदि करते। तो मैं सब किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक कृषि पर मैंने एक पुस्तक लिखी है, वो राजभवन गुजरात की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है और नीति आयोग की वेबसाइट पर भी निःशुल्क फ्री में उपलब्ध है, और गुजरात में भी हम उसे निःशुल्क किसानों में बंटवा रहे हैं। आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और उन नियमों का पालन करके अपनी जिस खेती में शुरू करें पूरा करें। आप चमत्कारिक परिणाम पाएंगे। आपको इतना उत्साहवर्धन होगा कि आप अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। ये मैंने स्वयं, मेरे पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ के लगभग ज़मीन है और मैंने 5 एकड़ से अपनी इस प्राकृतिक खेती को शुरू किया। जब मेरे को इसमें संतोषजनक लाभ हुआ तो मैंने अगले वर्ष 10 एकड़ में किया, और जब 10 एकड़ में भी मैं सफल हुआ तो मैंने सीधा 90 एकड़ के एक प्लाट पे पूरे पे इसको किया, और अब मैं 8-9 वर्ष से 200 एकड़ का जो फार्म है उसमें पूरे में प्राकृतिक खेती करता हूँ, और मेरी खेती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, उसका स्वास्थ्य बहुत उन्नत हो गया, मित्र जीव भारी मात्रा में केचुआ, अर्थवर्म, हलसिया पैदा हो गया, जीवाणुओं का भंडार धरती में पैदा हो गया, और मेरी धरती इतनी मुलायम बन गई है, और उसको टेस्ट कराते हैं लैब में तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन कुछ जगह का 1 से भी ऊपर चला गया है, जो साइंटिस्ट की भाषा में बहुत उत्तम उपजाऊ जमीन मानी जाती है। और ये मेरा नहीं हुआ, जिन जिन भी किसानों ने इस प्राकृतिक खेती को पूरी ईमानदारी से, पूरी विधि से किया है, उन सब को ये परिणाम मिलते हैं। गड़बड़ लोग क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि भाई गोबर में क्या फर्क पड़ता है, भैंस का ले लो, हॉस्टन फ्रीजन गाय का ले लो, जर्सी का ले लो, लेकिन परिणाम नहीं मिलेंगे। केवल भारतीय नस्ल की गाय पूरे देश में है, जो स्थानीय देसी गाय है, उसी के गोबर और गोमूत्र में ये परिणाम मिलते हैं। मैंने इसको विधिवत माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट की टीम के बीच में वर्षों परीक्षण करवाए हैं और पाया है कि भारतीय नस्ल की देसी गाय का मूत्र खनिज का भंडार है, देसी गाय का गोबर जीवाणुओं का भंडार है,
उसी में गुणवत्ता है और विधिवत इसका आप जीवामृत बनाएं, घन जीवामृत बनाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। तो ये थे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। वहीं बीते कुछ समय से आगे चल रहा बाजरे का रकबा बीते साल के समान चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 17,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 27 जनवरी को बाजरे का भाव था 1,700 रुपए। 28 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,800 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में 1 रुपए की मामूली कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। 27 जनवरी को यहां बाजरे का भाव था 1,879 रुपए। 28 जनवरी को इसके सौदे 1,878 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की बहजोई मंडी में बाजरे की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 27 जनवरी को इसका भाव रहा 1,250 रुपए, जो कि 28 जनवरी को भी 1,250 रुपए पर बरकरार रहा। महाराष्ट्र की नंदगांव मंडी में 28 जनवरी को बाजरे का भाव 21 रुपए गिरकर 1,971 रुपए से 1,950 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की एमएसपी 2,150 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की एमएसपी में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। एक अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को रौंदा। टाट मिल चौराहे पर हुई इस घटना में 6 लोगों की मौत, जबकि 9 लोग घायल। घायलों को घटनास्थल के पास स्थित एक अस्पताल में कराया गया भर्ती। ड्राइवर के बस पर से कंट्रोल खोने की वजह से पेश आया ये हादसा। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए सोमवार नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होगी पोलिंग। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती एक साथ की जाएगी 10 मार्च को। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। सभी दलों के उम्मीदवार घोषित करने के बाद नामांकन का दौर खत्म। राज्य में नामांकन वापस लेने का सोमवार को अंतिम दिन। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को होगी पोलिंग। भाजपा ने रविवार को उत्तराखंड के लिए एक थीम सॉन्ग किया जारी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में। अमरिंदर सिंह का पटियाला शहरी विधानसभा सीट से सोमवार को नामांकन भरने का कार्यक्रम। पंजाब में भी चुनावी गतिविधियां चरम पर। उम्मीदवारों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए सोमवार और मंगलवार का समय। नामांकन पत्रों की पड़ताल 2 फरवरी को। 4 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। पंजाब में मतदान 20 फरवरी को होगा, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। मतगणना 10 मार्च को। भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में एक और कीर्तिमान किया स्थापित। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 165 करोड़ से अधिक लगाए गए टीके। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,09,000 से ज्यादा मामले आए सामने। वहीं 2,62,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर हुए स्वस्थ। कोरोना महामारी से बीते 24 घंटों में 959 लोगों की हुई मौत। देश में फिलहाल 18 लाख से अधिक है कुल सक्रिय मामले।
कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बीच उत्तराखंड में सोमवार से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। सरकार ने इन कक्षाओं के लिए फिजिकली क्लास शुरू करने का जारी किया आदेश। स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने के आदेश। कक्षा 9 तक की पढ़ाई होगी अभी ऑनलाइन। कर्नाटक में कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना संबंधी प्रतिबंधों में कुछ रियायत देने का किया ऐलान। राज्य सरकार ने सोमवार से रात का कर्फ्यू हटाने का किया फैसला। सरकार ने होटल, पब, बार, रेस्तरां और मॉल पूरी क्षमता से खोलने का किया निर्णय। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, जिम और खेल परिसर आधी क्षमता के साथ करेंगे काम। और अब नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। कहा, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कर रही है काम। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादों के मूल्यवर्धन पर दिया जोर। भारत से खाने के लिए तैयार उत्पादों का निर्यात 24% बढ़कर हुआ $394 मिलियन। तैयार उत्पादों के निर्यात वाली वस्तुओं में बिस्कुट, भारतीय मिठाइयां, स्नैक्स और नाश्ते के अनाज हैं शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के खिलाफ कसी कमर। पीपीजी मॉडल होगा लागू। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग वैज्ञानिक अनुसंधान कर प्रदेश की गौशालाओं को बनाएंगे आत्मनिर्भर। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।